आधुनिक भारतीय इतिहास एक ऐसा अध्याय है जहाँ से महत्वपूर्ण प्रतिवर्ष प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ये एनसीईआरटी के आधार पर पूरी प्रश्नावली हम आपको जवाब भी देंगे, आंसर भी देंगे। मन एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर आपको उत्तर की व्याख्या करेंगे। और ये जो प्रश्न था यह उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख बड़ी परीक्षाओं के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, इसलिए आप इसे हल करते चलिएगा, सभी साथियों को शेयर करते चलिएगा और स्वयं भी जुड़िएगा। थोड़ा सा अगर जो लाइव हो चुके हो जरा कंफर्म कर दे कि क्या हमारी आवाज़ आपको स्पष्ट आ रही है या थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर आवाज़ साफ आ रही हो तो कमेंट करके हमें जल्दी से जवाब दीजिएगा ताकि हम इस प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या शुरू करें। प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न के हर उस पहलू की व्याख्या करें जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। हम 1 मिनट वेट करेंगे, आप हम शेयर कर लेते हैं। 1 मिनट का इंतजार करिएगा, 1 मिनट हम शेयर कर लेते हैं। वेट 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 सॉरी, 1 मिनट में शेयर कर लेते हैं, फिर हम शुरू कर देते हैं आज की विस्तृत व्याख्या। बस हो चुका है। एक मिनट रुक जाइएगा, बस शेयर हो चुका है। आप लोग भी अपने सभी साथियों अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा स्वतंत्र है। जरा कंफर्म कर दीजिएगा आवाज़ साफ आ रही है नहीं आ रही है। 1 मिनट रुक जाइएगा, शेयर कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। बहुत सारे लोग इंतजार करते होंगे कि दुर्गेश्वरी क्लास कब स्टार्ट होगी, तो कम से कम शेयर कर दो, उनको पहुँच जाए। चलिए शेयर होगा, थैंक यू। अब यहाँ चुका है महात्मा गांधी, प्रश्न आपका है। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। प्रश्न हमारे यहाँ से प्रारंभ होता है, गांधी जी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो आइए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च किया था। कितने? 78 अनुयायियों के साथ अपना डांडी मार्च प्रारंभ किया था। 6 देख लीजिएगा, 6 अप्रैल लिखते चलिएगा, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को डांडी में गांधी जी के सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ होती। लिख लीजिएगा, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी होता है। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ यहीं से होती है। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? अब्बास तैयब जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, कब? जब महात्मा गांधी को बंदी हो गए, बंदी होने के बाद अब्बास तैयब जी जो थे उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यही प्रश्न पूछा गया था जिसके बारे में हमने पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या आपको कर दिया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके और हमारे दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। अगर कोई प्रश्न आपके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग अगले प्रश्न की तरफ कूच करते हैं या आगे बढ़ते हैं। कूच शब्द ऐतिहासिक शब्दावली है। इतिहास के अभ्यर्थी जो होंगे इसमें जो लाइव देख रहे हैं वो जान गए होंगे कूच का मतलब क्या होता है। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, यह भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास एवं नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सम्मिलित करते हुए एक बड़ी प्रश्नों की सीरीज है। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ जिसमें उनके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट है, आराम से बताइएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारी सीरीज देख रहे हैं इसकी पहले की सभी वीडियो सीरीज को देख लीजिएगा जो हमारे यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, क्योंकि हमने इसमें विस्तृत व्याख्या किया हुआ है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 कब की घटना है? 31 दिसंबर 1931 नहीं 31 नहीं, सॉरी, कब हुआ था? 29 में। हाँ, 31 दिसंबर 1929 में कहां पे हुआ था? लाहौर में। लाहौर का 31 दिसंबर 1929 में लाहौर के अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने को स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को
पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार हो गया तो उसे इसी लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जहां से यह कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के नाते जो संविधान का गणतांत्रिक रूप था, पूरे देश में संविधान को लागू करने का बात था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। एक प्रश्न का उत्तर आपको और मिल गया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अन्यथा इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में आज का जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके पहले सभी सेक्शन आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपका है, जहां पे ये दिया गया है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। यह भी प्रश्न हमने पढ़ा दिया है। अगर आप इसके पहले लगातार इस वीडियो को, हमारी सीरीज को देख रहे होंगे तो आप इसका उत्तर तुरंत आसानी से पता लेंगे कि जो बारदोली के सत्याग्रह हुआ था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस महानुभाव से है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। अपने सभी साथियों को शेयर करते रहिएगा और प्रयास कीजिएगा इसके जवाब देने के लिए। आपके जवाब एकदम सही आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम राइट आंसर है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एकदम सही उत्तर है। तो आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर भी करना ना भूलिएगा। अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मोबाइल से भी हम टेलीग्राम पे भी डाल दें, शायद वहाँ पे छूट गया था। चलिए, यहाँ भी शेयर हो गया। आप भी अगर उचित लगे शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे लाइव तो वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में व्याख्या कर दे रहा हूँ। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधीवादी तरीकों को अपनाकर सफलता प्राप्त करने के लिए पहला किसान आंदोलन बारदोली के किसान आंदोलन था। कब था? 1927-28 लिख लीजिएगा। 1927-28 में यह एक तरह का पहला किसान आंदोलन था। यह आंदोलन बारदोली में, यह आंदोलन कहाँ पे? बारदोली में लगान की वृद्धि, जो 22% की वृद्धि के खिलाफ, 22% वृद्धि के खिलाफ 1927 में 1927 में आरंभ हुआ। स्थानीय स्तर पर इसका नेतृत्व कुंवर जी तथा कल्याण जी मेहता थे। उन्हीं के प्रयास से अनुरोधों को स्वीकार करते हुए वल्लभ भाई पटेल ने संघर्ष का जो नेतृत्व था वो कब लिया? अपने हाथों में ले लिया। इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो यहीं से सरदार की उपाधि इन्हें मिली थी। तो पूछा जाए किस आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आप कमेंट करके थोड़ा जवाब दीजिएगा। वीडियो साफ चल रही है, आवाज़ साफ आ रही है, कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि नहीं हम आपको बेहतर समझा रहे हैं तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। अगर आपके बीच में कोई ये कमेंट करता है कि वीडियो बफरिंग हो रही है, अगर आप में साफ चला हो तो कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा, ताकि उनको ये पता चल सके कि उनके नेट में प्रॉब्लम है, मेरे में नहीं है। इसलिए हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क समस्या हो, तो मेरे में होगी तो सबके लिए समस्या होगी, कि अगर आप में होगी तो केवल व्यक्तिगत आप में होगी। इसलिए आप अपने सभी साथियों का इस प्रकार से अगर सहयोग कर दीजिएगा तो आपका महान कृपा होगी, ताकि हमारा ध्यान पढ़ाने पर रहे, आपके कमेंट पर कम जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नोआखली कहाँ स्थित है? अगला है, नोआखली कहाँ स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि नोआखली कहाँ स्थित है। मैं जो प्रश्न लेकर आता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जो आधुनिक भारत का इतिहास एवं नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सुपर टीटी की परीक्षा हो, चाहे अपर प्राइमरी की, चाहे प्राइमरी की बात करें, बीओ की करें, या विशेष स्तर किसी परीक्षा की बात करें, उसके लिए यह आयोजित 10 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी के आधार पर मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आप सबकी महान कृपा होगी। तो यहाँ पे नोआखली कहाँ है? तो नोआखली बांग्लादेश में। आइए हम इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा सा फेसबुक पे देख लेते हैं, क्योंकि फेसबुक पे क्या कंडीशन है। लाइव क्लास क्योंकि फेसबुक पे भी चलती है और ई लर्निंग दुर्गेश पे, ये दोनों चीज़ें दोनों जगह चलती है।
फेसबुक पे संख्या कम है, अगर फेसबुक पे आप लोग शेयर कर देंगे तो अन्य लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। जी जी, हमने शेयर कर दिया फेसबुक पर भी। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप भी शेयर कर दीजिएगा। एक मिनट, 1 सेकंड और लेंगे हम आपका समय, 1 सेकंड और लेंगे। थोड़ा सा शेयर कर देंगे ताकि अन्य लोगों के पास पहुंच जाए। जी जी, चलिए आइए इनके बारे में हम व्याख्या करते हैं। नोखाली कहाँ पे है? नोखाली आधुनिक बांग्लादेश में स्थित है। 14 अक्टूबर 1946 को यहाँ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिसंबर 16 अगस्त 1947 का परिणाम था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव में कांग्रेस की शानदार सफलता मिली। इससे भयभीत जिन्ना ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी। तो 16 अगस्त 1946 का दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इस अशुभ दिन अनेक स्थानों पर भीषण दंगे हुए, जिसमें नोआखली, सिलहट, गढ़मुक्तेश्वर, त्रिपुरा, बिहार प्रमुख रूप से प्रभावित हुए और यह वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। तो हमने इसकी विस्तृत व्याख्या की, जो आपके लिए महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर की तरह है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में किसने बड़े पैमाने पर लोगों के धर्म को परिवर्तन कराया था? आप अपने जवाब कमेंट करके हमें बताइएगा और इसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे जिलेनी पे दुर्गेश पे देख रहे हैं तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल लेनी पे दुर्गेश पे देख रहे हैं वहां शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो वहां शेयर करिएगा। मैंने जहां भी देख रहे हैं वहां पे इसे शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट विधि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट विधि मंत्री थे। कैबिनेट कौन से मंत्री थे? विधि मंत्री थे प्रथम स्वतंत्र भारत के। इन्होंने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में अछूत मानने वाले लोगों को बौद्ध धर्म दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म महाराष्ट्र में अछूत माने जाने लोगों को। अंबेडकर महार जाति के दलित नेता थे। अंबेडकर जो थे महार जाति के एक दलित नेता थे। महार जाति के एक दलित नेता थे जिन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई तथा समाज में कुरीतियों को समाप्त करने की मांग की। और वही छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत जो था वह संविधान के अनुच्छेद 17 में बाद में मूलाधिकार के रूप में वर्णित हुआ दिखा। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह प्रश्न पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। इन्होंने, अंबेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या किया? भाग लिया। उन्होंने 1924 में डिस्प्लेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत में 1942 में अनुसूचित जाति का संघ का गठन किया। 1942 में अनुसूचित जाति का गठन भी किया। ठीक है, इन्होंने गोलमेज के तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस प्रकार हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में काफी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपको बेहतर लग रहा है इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा, शेयर करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन आप जुड़िएगा तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का आधार क्या था? मैंने अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या ऐसा कारण था कि 15 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की कौन सी लॉजिक थी? तो जरा आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके अपने जवाब जरूर दीजिएगा। और फेसबुक पे जो साथी देख रहे होंगे वो इसे शेयर कर देंगे अपने सभी लोगों को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फेसबुक पे देख रहे हैं आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी सी उपलब्धि आप लोग की वजह से है कि इस समय ये वीडियो यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक पर भी लाइव देख रहे हैं।
और आप सबकी वजह से ही ये संभव हो पाया है। अगर आप सब सहयोग ना करते तो शायद ये संभव नहीं था। हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे और हमें प्रयास करेंगे कि हम और दुगनी मेहनत से इसे और बेहतर तरीके से पूरी तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इसे बेहतर परिणाम के रूप में भी दे सकें। ठीक है, तो आपके सामने जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 के दिन भारत का सत्ता हस्तांतरण करने का जो आधार था, एडमिरल लॉर्ड माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की जो वर्षगांठ थी, इसके एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। माने 12 बजे रात्रि के पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त से भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं। एक ध्वजारोहण होता है, झंडा फहराना होता है। तो नीचे से झंडा ऊपर 15 अगस्त को जाता है, याद रखिएगा। और जबकि ऊपर झंडा केवल फहराया जाता है वो कई तारीख को 26 जनवरी को जो राष्ट्रपति फहराता। ये बात आप जानते रहिएगा। अगर आपने आज पहली बार जाना होगा तो इस वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसके पहले जानते थे। जब 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते नहीं, ध्वजारोहण करते हैं, मजे ध्वज नीचे से ऊपर जाता है, उसके बाद उसकी गट्टी खुलती है, फिर वो फहरता है। जबकि 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण होकर ध्वज फहराया जाता है, झंडा रोहण होता है। ठीक है, ध्वजारोहण और झंडा फहराना दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं। 26 जनवरी का देश का राष्ट्रपति झंडा फहराता है, 15 अगस्त को ध्वजारोहण भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा कहां से ली? बताइएगा। इसी को सिविल अवज्ञा को ही सविनय अवज्ञा कहते हैं, लिख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा। इसी को सविनय अवज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। तो कब, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, सही बता रहे आप लोग। देखिएगा 1930, इसके बारे में थोड़ा सा हम व्याख्या कर देते हैं। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अपनाया। इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च से प्रारंभ होती है। मैंने भी कुछ देर पहले बताया था, दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा थारो से ली थी। कहां से ली थी? थारो से। तो जिन्होंने थारो बताया उनके जवाब सही है। कहां से लिया था? थारो से लिया था। रस्किन, टाल्स्टॉय, कमीशन नहीं, थारो से लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया था? काफी प्रश्न महत्वपूर्ण है उन लोग के लिए जो उन्होंने इसके पहले बड़ी भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं, तो वो इस प्रश्नों के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही बड़े प्रश्न है और थोड़ी सी मदद करें, हम जल्दी पढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा सीरीज जल्दी का, तो मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि आपको पढ़ाना की क्लासेस लेनी है, इसलिए हम आगे पढ़ाने के लिए। सर बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्दाश्त नहीं होता। गांधी जी ने किस सिद्धांत थे इसके बारे में जल्दी से व्याख्या करते हैं। न्यास धारिता सिद्धांत। आइए जानते हैं न्यास धारिता सिद्धांत क्या होता है। गांधी जी की न्यास धारिता जो सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने के पक्षधर थे और देश के आर्थिक विकास के लिए वे लघु तथा कुटीर उद्योग को महत्वपूर्ण मानते थे। लघु और कुटीर। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू संगठित नियोजन को उन्नतशील आधुनिक जीवनों के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। वे नियोजनों के माध्यम से पूर्व सोवियत संघ की आर्थिक प्रगति के अत्यधिक प्रभावित थे, अतः भारत में भी लागू करना चाहते थे। दामोदर जल विद्युत परियोजना इसका परिणाम था। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना इसका परिणाम था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर सी है। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी के सहयोगी रहे। कौन सा? आत्म सम्मान आंदोलन। जल्दी से बताइएगा ये कौन थे? बताइए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा और इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप शेयर कर दीजिएगा।
जी, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ईवी रामास्वामी नायकर, ये इनका सही जवाब है। तमिलनाडु के थे, कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे रामास्वामी नायकर। इन्हें पेरियार भी कहते थे, इनका एक नाम और है, लिख लीजिएगा। इन्हें पेरियार के नाम से भी पुकारा जाता था, लिख लीजिएगा, पेरियार के नाम से भी नहीं पुकारा जाता था। ब्राह्मण प्रभुत्व के विरुद्ध स्वसम्मान, कहीं कहीं आत्मसम्मान, कहीं कहीं स्वसम्मान, कहीं किसी किताब में आत्मसम्मान, किसी किताब में स्वसम्मान कराने की वकालत की। पी त्यागराज सेठी जो इनके बारे में दिया गया है, ये न्याय आंदोलन से, इनके बारे में लिख लीजिएगा, पी त्यागराज सेठी न्याय आंदोलन से। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ये सत्य शोध समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इनके बारे में भी एक लाइन अब जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज में क्या प्रयास किया गया था? आराम से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रश्नों की मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास एवं नेशनल मूवमेंट का एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए आई है, जहाँ पे प्रश्नों का हल ही नहीं, इसकी व्याख्या भी हम आपके सामने करेंगे। ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने समाज के निम्न जाति के लोगों को उच्च वर्ग के अवसरवादी धर्म ग्रंथ से बचाने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त सामाजिक सेवा, स्त्रियों एवं निम्न जातियों के लोगों के भी शिक्षा का प्रसार किया। ज्योतिबा जो फुले थे वो माली जाति से संबंधित थे। उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन, गुलामी के विरुद्ध काम किया। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रतीक राम के विरुद्ध राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह माना। राम के विरुद्ध राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह माना। इस प्रकार दिए गए विकल्प में से क्या होगा सही? दंभी ब्राह्मण तो उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों को रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, सतारा में जमींदार विरोधी महाराज विरोधी का उपलब्ध का नेतृत्व, अछूतों के लिए पृथक। इसका क्या होगा? जी हाँ, इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, निम्नलिखित में से किसको। देखिए, इसमें कई प्रश्न आपके ऐसे बन चुके हैं। बारदोली के बारे में मैंने बताया था, बारदोली कब आया था, कुछ देर पहले हमने इसकी व्याख्या की थी। अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हमने बारदोली को कब बताया था। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बारदोली 1927-28 लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका भी सन आपको याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या एक फायदा है आपका, 1920-22 में असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट एक्ट, ये भी प्रश्न है जो विकल्प में जिनको आप विकल्प समझ रहे हैं, मेरे दृष्टिकोण से यही प्रश्न है। 1918 का अहमदाबाद वाली हड़ताल, ये एक प्रश्न है कि भैया 1920-22 में कौन सा आंदोलन असहयोग हुआ था, 1919 का कौन सा रॉलेट एक्ट काला कानून, 1918 के अहमदाबाद वाली हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह 1927-28, ये एक प्रकार का अपने आप में प्रश्न है। आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इतने की स्क्रीनशॉट अगर चाहे तो ले लें, इससे कुछ खास तो नहीं है। इसका उत्तर होगा 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल। 1918 की जो अहमदाबाद की मिल हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल अनशन को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। जबकि चंपारण 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। चंपारण आंदोलन का पहला आंदोलन था, 1917 में हुआ। महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 के बाद गांधी ने अहमदाबाद में मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यहां के बाद यहां किया। प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद छिड़ा। मजदूर 35% बोनस की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने शांति अहिंसक ढंग से हड़ताल का संचालन किया था। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा या सी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ, आज का प्रश्न में गांधी जी सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे क्योंकि नेशनल मूवमेंट का प्रश्न है। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया?
जल्दी से अपने कमेंट से हमें इसका उत्तर बताइएगा। 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने प्रातःकालीन डांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। कब? 6 अप्रैल, लिख लीजिएगा, 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344436 ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। 6 अप्रैल 1930 को इसके साथ देशव्यापी सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। यहीं पर धरसाना में सरोजनी नायडू इमाम साहब के साथ मिलकर, इनके साथ इमाम थे, इमाम साहब के साथ मिलकर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सरोजनी नायडू राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली तिरंगा फहराया था? आप देखिए, आपने बहुत सारे प्रश्न पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे लॉजिक प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह से महत्वपूर्ण है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था? और कुछ देर पहले हमने उसका जिक्र किया था। अच्छा देखिएगा, कुछ यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। नागपुर में 1920, लाहौर में 29, हरिपुर 38 में बड़ी लाजवाब कहानी है। चलिए किसी से आगे प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे। लाहौर अधिवेशन 1929, कुछ देर पहले हमने बताया, जहां स्वाधीनता की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में पहली बार यहीं पर तिरंगा फहराया गया था। यह कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। 44वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तथा यहीं से यह कहा गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा निश्चय। इसी वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी, लिख लीजिएगा, रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कहां पर? लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। कहां पे फहराया? लाहौर में फहराया। तो यहां से कितने सारे आपको प्रश्न मिल गए। आप जरा सोचिएगा, हमने आपको कितनी विस्तृत ढंग से इसकी व्याख्या की। मैंने हर एक प्रश्न के हर एक पहलू को आपको व्याख्या करके हमने बताने का प्रयास किया। पहली बार तिरंगा किस नदी किनारे फैलाया गया? रावी नदी किनारे। किस अधिवेशन में? 44वें अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कहां पर अधिवेशन हुआ? लाहौर में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ। क्या क्या मांग रखी गई यहाँ पे? पहली रखी गई कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। यहीं से स्वाधीनता दिवस लाया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। इसी की वजह से प्रत्येक 26 जनवरी को, वैसे 26 नवंबर को जो हमारा संविधान लिखकर तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू होने का सबसे बड़ा कारण यह था। इस प्रकार आज हम लोगों ने इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या कर ली और आपकी संख्या आज काफी कम है लाइव क्लास में, और इसलिए हम एक प्रश्न और कराएंगे, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा बर्डन देकर हम आपको नहीं पढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पे है, किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हमें अपने वादे को पूरा करें। तो जरा दीजिएगा, यह जो शब्द है ये किसने कहा था? किसने कहा था बताइए? 14 अगस्त 1947 को
आजादी की पूर्व संध्या भारत के प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक अपने विस्मरणीय भाषण में भारतीय जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा था, कई वर्षों पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हमें अपने वादे को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो विकल्प है वो चौथा अर्थात डी का विकल्प सही है। ठीक, तो इसी के साथ आज इस प्रश्नों की सीरीज को हम एक प्रश्न अच्छा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की प्रश्न की सीरीज को हम बंद करते हैं, क्योंकि आपकी संख्या काफी कम है। इससे बात स्पष्ट होता है कि पढ़ाने में या तो कोई कमी है या तो आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे है सत्याग्रह की अभिव्यक्ति क्या होती है। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति क्या होती है, कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, जो कोई कमी रहेगा उसके भी आप कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर ऑनलाइन क्लास नोट्स उपलब्ध है। लेकिन टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा इलेनी में दुर्गेश के साथ। सत्याग्रह की और टेलीग्राम पे रहेंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पेज इलेनी में दुर्गेश, ट्विटर इलेनी में दुर्गेश, इंस्टाग्राम। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति असहयोग में होती है। कहाँ होती है? असहयोग में होती है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए गांधी जी ने स्पष्ट किया, सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह असत्य को सत्य से, सत्याग्रह असत्य को सत्य से, सत्य असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से जीने का एक नैतिक शास्त्र है, एक नैतिक शस्त्र है। ऐसा किसने कहा? ऐसा महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट किया। इस प्रकार आज के प्रश्नों की सीरीज हमने 15 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी। जो हम प्रतिदिन 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर आते थे, 15 पढ़ा दिए, 15 हम लोग कल पढ़ेंगे। क्योंकि आपकी संख्या काफी कम है, मतलब इससे एक बात स्पष्ट होती है, या तो मैं पढ़ाने में कोई कमी है, या आपके पढ़ने में कोई कमी है, या मैं प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे और कम व्याख्या करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कमियां होगी, तो कमियां आप मुझे कमेंट करके अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगर पढ़ाने में कोई कमी रहती है या कोई समझाने में कोई कमी रहती है, कमेंट करिएगा। कल के लिए मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ। कल आपको जो प्रश्न बताना है मैं यही शुरू करूंगा। 1934 के चटगांव में शस्त्र सागार में धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था। क्या नहीं था? यहीं से हम कल की शुरू करेंगे। बताइए। पंद्रह प्रश्न और है, अगर आपने दिया तो 15 हम खत्म कर दें। चलिए कोई बात नहीं, 15 प्रश्न और तेजी से खत्म करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए, अच्छा आप लोगों ने सहयोग दिया है। चलिए हम शुरू करते हैं, आगे क्रमशः पढ़ाते रहते हैं। 1934 के चटगांव शस्त्रागार में धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था। क्या नहीं शामिल था, इसके बारे में व्याख्या करते हैं। इसमें दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे। कल्पना दत्त, प्रतिलता वाडेकर, सूर्यसेन सभी सम्मिलित थे। 1934 के चटगांव शस्त्रागार में धावे में दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे। चटगांव शस्त्रागार में शामिल होने वाले मुख्य क्रांतिकारी सूर्यसेन, कल्पना दत्त, प्रतिलता वाडेकर, टेगरा बल इत्यादि थे। प्रगति वाडेकर जो थी, ये आत्महत्या कर ली थी। ये क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। और टेगरा बल लड़ते लड़ते मारे गए थे। इसमें नहीं दिया, टेगरा बल लड़ते लड़ते मारे गए थे। कल्पना जो है गिरफ्तार कर ली गई थी। सूरसेन को 12 जनवरी 1934 को
फांसी पर लटका दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बारे में हमने चारों विकल्प की व्याख्या कर दी। शामिल दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे। सूरसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी पर लटका दिया गया था। प्रीति लता वुडेकर एवं टेगरा बल, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और कल्पना को दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था 1934 के चटगांव सत्याग्रह धावे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे आप देख रहे होंगे, कोई छूट गया क्या? चलिए, छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? जल्दी बताइए कमेंट करके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पे सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। वैसे हम भी देख लेते हैं फेसबुक पे। बताइए, अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। मतलब इस वीडियो को जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा हो शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, 9 अगस्त 1925 की घटना की बात हो रही है। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी तो उसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। कहां पे? काकोरी, काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इस लूट कांड के कारण इसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काकोरी कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहां से जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कहां? सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था, जिसमें रामप्रसाद को 1927 में फांसी दी गई। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसे कहते हैं काकोरी गाड़ी या लूट। इस प्रकार ये क्या है? इसका विकल्प चौथा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को 1927 में फांसी हुई थी, 27 में 1927 में। गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? महात्मा गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश मिल मालिक, सरकारी कर्मचारी, भारतीय मिल मालिक, गैर सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी, भारत सरकार के कर्मचारी। देखिए, इसके बारे में थोड़ा तेजी से बताएंगे। गांधी जी अहमदाबाद सत्याग्रह ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में समर्थन की थी। 1918 में समर्थन किया था। ठीक है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो वैष्णो जन तेरे कहिए की जो रचना किसने की थी? बताइए कमेंट करके आप लोग। जी हाँ, आपके जवाब सही आ रहे हैं। नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजराती साहित्य के स्तंभ माने जाते थे। उन्होंने कृष्ण को समर्पित कविताएं लिखी थी। ये उन्हीं की प्रसिद्ध कविता थी जो गांधी जी की बहुत प्रिय था। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? आज महात्मा गांधी जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी, लेकिन काफी लोग गायब हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 के दौरान यह नारा कब दिया? 8 अगस्त 1942
42 47 नहीं सॉरी 42 में 8 अगस्त 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। इस अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा, एक मंत्र छोटा सा, एक मंत्र है छोटा सा जो मैं आपको देता हूं, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो। या तो हमें भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान देंगे। अपनी गुलामी का अस्थायित्व देखने के लिए हमें जिंदा नहीं रहेंगे। यह करो और मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने दिया। रहेंगे तो लड़कर जिएंगे, नहीं तो इस गुलामी को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे और मर जाएंगे। इस प्रकार इसका उत्तर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके बीच दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो ऊपर कर दे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? ये मैंने कुछ देर पहले बताया। लाहौर अधिवेशन 44वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। पूर्ण स्वराज की मांग वहीं से किया गया। इस अधिवेशन जी तो यहाँ पे क्या था, कब से था? 29 की 30 1930 और 29 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 29 में दिसंबर में अधिवेशन हुआ था, दिसंबर में, और 1930 में 26 जनवरी से प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई थी। यह किसने कहा था? इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। कुछ देर पहले बताया था मैंने, रावी नदी के तट पर। भारतीय संघ की संविधान सभा, भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त को आधी रात में हुई थी। रात के 12 बजे 15 अगस्त आरंभ होते ही नेहरू जी ने संविधान सभा संबोधित करते हुए कहा, जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो क्या होगा इसका उत्तर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किस नदी के किनारे फहराया गया था? कमेंट करके जवाब दीजिए। आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है। ठीक, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कहां पे, किस नदी के किनारे। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ये मैंने भी कुछ देर पहले बताया, 14 अगस्त को मनाता है। एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाता है। मोहम्मद अली जिन्ना इनके गवर्नर जनरल थे, लियाकत अली प्रधानमंत्री थे। लिख लीजिएगा, इनके पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री। लिख लीजिएगा, जिन्ना गवर्नर थे, पहले गवर्नर, लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे। ये पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। ठीक है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को हेनरी विलियम थोरो, भी कुछ देर पहले आया था, थोरो था, आप लोगों ने पूछा कौन था, तो हेनरी विलियम थोरो। ये 1817 से 62 के निकाले गए। हेनरी विलियम थोरो 1817 से शायद 72 तक है, 17 से 72 है, 72 या 62 है, मेरी क्लियर नहीं है, शायद 72 या 62 तक है। हेनरी विलियम थारो से विचार मिली थी। थारो की समानता तथा सत्य को महत्व देने वाली विचारधारा का प्रसार सर्वाधिक हुआ था। उनके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे दारुता की बेड़ियों से नहीं बांधना चाहिए। प्रकृतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा का विचार थारो के दर्शन से ही ग्रहण किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से में मिलने के लिए निम्नलिखित में कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गांधी जी से अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? जल्दी से बताइए कमेंट करके, कौन गया था? आज की बड़ी सीरीज है आपके लिए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है। अगर आपको बेहतर लगे शेयर करिए, नहीं लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर सीरीज ही लेकर आते हैं।
जहाँ प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या करते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके कॉल के लिए जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़िएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उन्हें अपना मेहमान माना और यह आश्वासन दिया कि भारतीय के प्रति भेदभाव बरतने के सारे कानून को समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक इनके राजनीतिक गुरुजी नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था। नमक सत्याग्रह 1930 में कब हुआ? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, कितने? 78 साबरमती आश्रम से अहमदाबाद अपना ऐतिहासिक दांडी नवसारी जिला गुजरात, नवसारी जिला गुजरात लिख लीजिएगा, नवसारी जिला गुजरात, नवसारी क्योंकि कल प्रश्न में यह था कौन सा जिला था, नवसारी जिला जो गुजरात में। कब? 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया, कानून तोड़ा। कब कानून तोड़ा? 6 अप्रैल को। एक डेट याद रखिएगा। 12 मार्च को गए नवसारी जिला साबरमती आश्रम के पास से, 6 अप्रैल को 1930 को कानून तोड़ा, नमक बनाकर। 78 अनुयायी इनके साथ थे। किसके? महात्मा गांधी के। आगे है कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष था? देखिए मैंने यह पढ़ाया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया? तो ये मैं एक लाइन बता तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, इसके लीडर थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 24 मार्च 1946 को, लिख लीजिएगा कब आया? 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया। इनके 2 सदस्य और थे, लिखना चाहिए, सदस्य पूछता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार के गठन के संबंध में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस से बातचीत की, किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, लिख लीजिएगा, 3 सदस्य थे। आगे फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। बताइए क्यों बहिष्कार किया गया? सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। इनका अध्यक्ष सर जॉर्ज साइमन बहुत ही अलोकप्रिय था। मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। देखिए इस बार इसलिए मैं कहता हूं मेरी कोई वीडियो मिस मत करिएगा। ये जो भी सीरीज है इसके पहले की सभी सीरीज एक बार आप देख लीजिएगा। ये क्लास लाइव चल रही है, हम आप लाइव पढ़ रहे हैं। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। 1919 को एक्ट को जो पारित करते समय, रॉलेट एक्ट को पारित करते समय यह घोषणा की गई कि 10 वर्ष बाद पुनः इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी, 10 वर्ष के बाद। किंतु नवंबर 1927 में उसने आयोग की नियुक्ति कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग रखा। लेकिन सर जॉर्ज साइमन को इनका अध्यक्ष होने के कारण इस साइमन आयोग कहा गया। लिख लीजिएगा, हो सकता है भारतीय विधिक आयोग, भारतीय विधिक आयोग। लेकिन इसे साइमन आयोग इसलिए कहा कि इसके अध्यक्ष जो थे साइमन, इसलिए साइमन आयोग इसका नाम रखा गया। इस आयोग को वर्तमान में सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात रिपोर्ट देनी थी अंग्रेज सरकार को।
ब्रिटेन में। भारत में उदारवादी सरकार की स्थापना कहां तक आवश्यक है, भारत इसके लिए तैयार है या नहीं, यह पता लगाना साइमन कमीशन के उद्देश्यों में शामिल था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, वास्तव में उसका नाम क्या था। कमेंट करके जवाब आप हमें दीजिएगा, चाहे आप यूट्यूब पे दीजिएगा, फेसबुक पेज यानी कि दुर्गेश पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप रहिएगा, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बेहतर लगे तो शेयर करिएगा, नहीं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते, हम वो चाहेंगे जितना मेरे पास ज्ञान है हम आपको दे सकें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। हिंदुस्तान विभाजन परिषद, हिंदुस्तान विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947, डेट लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु थे। उनकी बिंदु क्या क्या थी, विभाजन की दशा में 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमानों की बहुसंख्या जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग अलग बुलाई जाए, उनमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन था विभाजन कर दिया जाए, बस ये था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का एक अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की नामक पुस्तक इसकी है। तो पुस्तक तो आपको पता है, महात्मा गांधी की आपकी सीरीज भी महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही चली है। आज की जो प्रश्नों की सीरीज थी वो पूरी तरह से महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही चली। दिख रहे हैं आप लोग को प्रश्न, विकल्प गांधी की इर्द गिर्द चली। यहाँ पे इनके अन्य पुस्तकों के बारे में अगर कहें चर्चा कर ले, हिंद स्वराज, आज महात्मा गांधी कुछ प्रमुख पुस्तक मैं लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछे दिया जाए। हिंद स्वराज, हिंदी स्वराज, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम प्लेन पेपर पर लिखा दे रहे हैं आपको। कौन सी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909। ये कहां से, गुजरात में प्रकाशित हुआ, लिख लीजिएगा, ये गुजरात में हुआ। हरिजन, हरिजन गुजराती, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में प्रकाशित हुआ। गुजराती, हिंदी, मराठी नहीं, अंग्रेजी, अंग्रेजी था, अंग्रेजी था, अंग्रेजी, अंग्रेजी। हमने देखा हिंद स्वराज 1909 में, हरिजन गुजराती अंग्रेजी हिंदी भाषा में हुआ। जब तक यंग इंडिया, यंग इंडिया अंग्रेजी जनरल 1919 से 32 तक पढ़ते हो, यंग इंडिया लिख लीजिएगा, यंग इंडिया, यंग इंडिया, ये अंग्रेजी द्वारा 1919 से 32 तक प्रकाशित हुआ। नवजीवन गुजराती, नवजीवन, ये महत्वपूर्ण है, बाकी बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की हैं। नवजीवन गुजराती पत्रिका थी, ये एक मासिक पत्रिका थी, नवजीवन गुजराती पत्रिका थी। इंडियन ओपिनियन जनरल पत्र निकाला, जो अफ्रीका थे, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, यहां पर लिख देते हैं
इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये कहां थे? जब अफ्रीका थे। ठीक है, इस प्रकार ये गांधी जी के महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी उनको मैंने बता दिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी की थी। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, हिंदू स्वराज 1909 में गुजरात भाषा में, हरिजन पत्र गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। हरिजन जिसको मैंने बताया, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, इंडियन ओपिनियन एक जनरल पत्र उन्होंने निकाला था। यंग इंडिया अंग्रेजी जनरल जो 1919 से 32 तक प्रकाशित हुआ। नवजीवन गुजराती में एक पत्रिका थी। इस प्रकार हमने उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया और आज हमने 30 प्रश्नों की सीरीज को पूरी विधिवत तरीके से पढ़कर उसकी विस्तृत व्याख्या हम आपके बीच कर दी है। इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, काम चलाऊ है जो हमने आपको दे दिया। इसी के साथ ये जो प्रश्न था इसका उत्तर क्या था? महात्मा गांधी था। ऑनलाइन क्लास के लिए 63044367 पर व्हाट्सएप करके क्लास नोट्स ऑनलाइन क्लास से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, ठीक लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा अनलाइक और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमी जो रहेगी फीडबैक मुझे कमेंट करके दीजिएगा। अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ेगा जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस के ई लर्निंग में दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, उस लिंक के साथ भी आप जाके जोड़ सकते हैं। और हमने आज पूरी प्रश्नों की विधिवत विस्तृत व्याख्या जो था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी यदि कोई कमी रही तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने आपको देने का प्रयास किया। तो जी, मैं जौनपुर से सिराज हिंद से हूँ और मेरी क्लासेज ऑफलाइन जौनपुर में चलती है। अन्य जगह ऑनलाइन घर बैठे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पे, जहाँ मैं स्वयं सामान्य अध्ययन गणित की सीरीज पढ़ाता हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी भविष्य में, क्योंकि आने वाली बड़ी भर्ती परीक्षाओं में जीएस की आपकी सबसे अहम भूमिका होती है। चाहे मॉडर्न इंडिया की बात करें, ज्योग्राफी इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, चाहे इकोनॉमिक की बात करें चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, दोनों अलग अलग है। वैसे आम बोलचाली भाषा में इकोनॉमी ही कहते हैं हम। और साथ पढ़ाएंगे जी जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय कम है। मेरे पास भी पेड ऑफलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन क्लास है, पेड क्लासेज है, शाम को ये फ्री क्लासेस सीरीज है। इसको पढ़ाने के लिए तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खड़े होते हैं हम वाचना शुरू कर देते हैं। इसके लिए भी हम लोग होमवर्क करके तब आपके बीच खड़े होते हैं। इतनी तथ्यों को गहराई से बताने के लिए जब इतना सारा पढ़ते हैं तो इतनी आपके सामने व्याख्या कर पाते हैं। कभी कभी उसमें भी त्रुटियां हो भी जाती हैं। अचानक पढ़ाते पढ़ाते बताते कुछ है, लिख कुछ देते हैं तो लोग पहले कमियां निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, कमियां तो सभी निकालते हैं। खैर, फिलहाल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने क्वेश्चन आते हैं ये कहना मुश्किल होता है। ये जरूर पता है कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, एशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडोल हिस्ट्री, तीनों है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप अपने साथियों को इस वीडियो के बारे में, इस क्लास के बारे में अपने ग्रुप में बताएंगे या नहीं, या कमेंट करके हमें बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। मैथ हफ्ते में 4 दिन चलती है। मैथ की क्लास हफ्ते में 4 दिन चलती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक, और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो चलिए अलविदा करने के साथ साथ, रात्रि ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमारी क्लासेस रात में ही संचालित होती हैं जी। ठीक, कोई प्रश्न नहीं है ना? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी समय तक आपने साथ दिया। प्रश्नों की सीरीज हमने खत्म कर दिया और आपके साथ की वजह से हो पाया। आप ना होते तो मैं इतनी मेहनत कहाँ कर पाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर करें आप ऊंचाई तक जाएं और मेरे पास जितना ज्ञान है मैं आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, एकता जी ने बताया, अच्छा हमारे शास्त्र बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, आपने हमारी ज्योग्राफी अभी नहीं पढ़ी है, आपने मेरी पॉलिटी अभी नहीं पढ़ी है, आपने मॉडर्न इंडिया हमसे नहीं पढ़ी है। आप हमसे जीएस के सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे जरूर कहेंगे बेहतर है, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ। हम नई नई चीज़ें लाते हैं, हमेशा आपको बताते हैं। हम पुराने बुढ़ापों की तरह नहीं है जो एक बार पढ़ लिया आज के 10 साल पहले वो भी आज भी चल रहा है। ठीक है, हम लोग प्रतिदिन अपडेट होने वाले में से हैं, हम आप में से हैं, इसीलिए हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। पुनः अंतिम बार बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम इलेनी दुर्गेश, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह इलेनी दुर्गेश।